रख दीजिए, है ना, इत्यादि बातें। तो हम किसी मेजरमेंट को बताने के लिए, है ना, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने के लिए हम सब लोगों ने बचपन से लेकर के अब तक बहुत सी कहानियां सुनी हैं या पढ़ी हैं। ये सारी की सारी कहानियां भाषा में ही प्रस्तुत होती हैं। तो भाषा का एक प्रयोग कहानी सुनाने का काम, स्टोरी टेलिंग का काम हो सकता है। पोजिटिंग अ रिडल, हम बहुत सी पहेलियों को बुझाने का हमारा कभी ऐसा अनुभव रहा है। जब हमसे पहेलियां पूछी गई हैं, हमने किसी के सामने कोई पहेली रखी है, तो ये सारी की सारी अभिव्यक्तियां, ये प्रस्तुतियां भाषा के माध्यम से होती हैं। और इन सब से ऊपर सबसे ज्यादा मजेदारी की बात क्या है कि हम सोचते भी भाषा में हैं। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप हिंदी भाषा जानते हैं या आप अंग्रेजी जानते हैं, आप फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, आप मंdarin, कौन सी भाषा में आप व्यवहार करते हैं, जानते हैं, या आप कितनी भाषाएं जानते हैं। महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात क्या है कि जहां तक विचार का प्रश्न है, विचार भी भाषा में ही आकार लेता है। आप जरा सा सोचिए कि यदि आप कोई विचार करते हैं, किसी भी विषय के बारे में विचार करते हैं, तो वह विचार आपका भाषा के माध्यम से ही प्रस्तुत होता है। बिना भाषा के विचार की संरचना भी संभव नहीं है। और ग्रीटिंग, अभिवादन करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। प्रेइंग, हमारी प्रार्थनाएं भाषा में होती हैं। हम जितने भी प्रकार का संप्रेषण करते हैं, वह भाषा का ही किसी ना किसी प्रकार का उपयोग अथवा प्रयोग होता है। 3 मेजर फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। हमने कहा कि हम इतने प्रकार से भाषाओं का उपयोग करते हैं, इतनी प्रकार की भाषा की प्रयुक्तियां होती हैं जिनके बारे में विस्तार से चर्चा करना संभव भी नहीं है और यहाँ पर हमारा उद्देश्य भी नहीं है। अब हम तर्कशास्त्र की दृष्टि से उन 3 श्रेणियों का जिक्र करेंगे, जिनका जो मुख्य श्रेणियां हैं जिनमें की भाषा प्रयुक्त होती है। इंफॉर्मेटिव, सूचनात्मक। भाषा की सूचनात्मक प्रयुक्ति कब होती है? When expressed as proposition or argument, जब वह तर्क वाक्य के रूप में, प्रतिज्ञप्ति के रूप में प्रयुक्त होती है या तर्क के युक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है, तो भाषा एक सूचनात्मक कार्य कर रही होती है। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि इंक्लूड्स ट्रू एज वेल एज फॉल्स प्रपोजिशंस। यह तर्क वाक्य, यह प्रतिज्ञप्तियां जो कि सूचना देने का काम कर रही हैं, गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। गलत और सही के बजाय क्या कहना चाहिए कि वह सत्य भी हो सकती हैं और असत्य भी हो सकती हैं। हमने ये देखा था कि प्रपोजिशन की, तर्क वाक्य की क्या नेसेसरी क्वालिटी होती है कि वो या तो सत्य होती है या असत्य होती है। तो हमें कोई सूचना गलत तथ्य भी बता सकती है, कोई गलत सूचना भी हम तक आ सकती है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वह तर्क वाक्य, वह प्रतिज्ञप्ति जो कि हम तक संप्रेषित की गई, वह असत्य हो। यह संभव है। जरूरी नहीं है कि सारे तर्क वाक्य या सारी सूचनाएं सत्य ही हो। सूचनाएं सत्य और असत्य हो सकती हैं और उसी के अनुरूप जिन तर्क वाक्यों के माध्यम से वो सूचना हम तक पहुंचाई गई है या हम किसी अन्य तक पहुंचाते हैं, वह सत्य और असत्य दोनों हो सकती है। और जहां तक तर्कों की बात है, तो हमने ये कहा था कि तर्क सत्य या असत्य नहीं होते, युक्तियां सत्य या असत्य नहीं होती, आर्ग्यूमेंट सत्य या असत्य, ट्रू या फॉल्स नहीं होते, बल्कि वो वैलिड या इनवैलिड होते हैं। अतः सूचनाएं अपने आप में वैध और अवैध तर्कों द्वारा निर्मित हो सकती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सूचनाएं प्रस्तुत करने का कार्य प्रतिज्ञप्तियां, तर्कवाक्य और युक्तियां या आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। एक्सप्रेसिव, अभिव्यक्त्यात्मक।
When language is used to vent or attempt an arousal of emotion, vent and attempt, अभिव्यक्ति करते हैं। वेंट का मतलब क्या है? हम हमारी भावना को अभिव्यक्ति देते हैं। एंड अटेम्प्ट एंड अराउजल का मतलब क्या है? जब हम सामने वाले में किसी भावना को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। हम क्या कहेंगे कि भाषा का उपयोग कैसा है? अभिव्यक्तियात्मक है, इमोटिव है। हम आगे जाकर के जब हम इमोटिव लैंग्वेज की बात करेंगे तो यह चीज और स्पष्ट होगी। हम फिलहाल इतना कह सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, डायरेक्टिव, निर्देशात्मक। When language is used to cause or prevent an action, जब हम भाषा के द्वारा हम निर्देश कैसे देते हैं? हम जब भी निर्देश देंगे, चाहे वो सांकेतिक भाषा हो, चाहे वो प्रतीकों की भाषा हो, चाहे वो शब्दों की भाषा है, नहीं, रुक जाओ। मान लीजिए इस प्रकार के शब्दों का मैंने उपयोग किया, तो मैंने क्या किया? सामने वाले को आगाह किया किसी कार्य को करने से। जाओ, मान लीजिए मैंने किसी को यह कहा, मैंने भाषा का उपयोग किया सामने वाले को कुछ करने का निर्देश देने के लिए। तो मैं क्या कहूंगा कि भाषा का निर्देशात्मक उपयोग कब होता है? जब मैं सुनने वाले को, जब मैं मेरे रेफरेंट को, जिसको कि मैं संबोधित कर रहा हूं, उससे मैं किसी कार्य को करवाने की या उसे किसी कार्य को करने से रोकने की इच्छा प्रकट करता हूं, रोकने का कमांड देता हूं, रोकने की आदेश देता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि भाषा का डायरेक्टिव यूज होता है। हमने ये कहा कि हम तर्कशास्त्र में भाषा का अध्ययन अपने आप में एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। हम अगले लेक्चर में कुछ और कॉमन यूजेस ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे और फिर धीरे धीरे ये देखेंगे कि लॉजिक के लिए, तर्कशास्त्र के लिए सबसे उपयोगी भाषा कौन सी है। तब तक के लिए आपके यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, कोई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, तो आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से या मेरे फोन पर मुझसे संपर्क करके चर्चा करें।